Hi everyone, hope that all of you are healthy and fine. वैसे तो बहुत स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन आज जो हम आए हैं यहाँ बात करने के लिए वो एनईपी पे यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी आया 2020 का, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो नई शिक्षा नीति जो आई है हमारे लिए 2020 का, उस पर हम आज बात करेंगे। उसके बारे में जानेंगे वो क्यों आया है, क्या उसमें चेंजेस है, क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या उसकी खराबियां हो सकती है, क्या वो ज्यादा इफेक्टिव है पुराने एजुकेशन सिस्टम से, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताऊं कि एनईपी मींस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अब इसको बनाने का मेन पर्पस ये था कि स्कूल में कैसे पढ़ाना है, कॉलेज में आपको क्या सेलेक्ट करना है, विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू सेलेक्ट विच विल बी बेनिफिशियल फॉर योर लाइफ, फॉर योर फर्दर स्टडीज। तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि टीचिंग का मेथड क्या होगा, क्या चीज पे बच्चों पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, किस चीज को लेके ज्यादा प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। तो ये सारे चीज का जो जवाब है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में है। इसका जो रीजन है लाने का वो ये है कि जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो टाइम टू टाइम डेवलप होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, या फिर न्यू द मेथड टू टीच उसके लिए, तो ये सारी चीज के लिए ये पॉलिसी लाया गया है। अब हम इस चीज के बारे में एक ब्रीफली हम लोग देखेंगे। फुल डिटेल अगर आपको जानना है तो इसका लिंक जो फुल डिटेल का है गवर्नमेंट वेबसाइट का, इसका पीडीएफ फाइल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नेशनल वेबसाइट पे जाके आप उस पर सर्च कर लीजिए, वहां पे मिल जाएगा आपको। उतना डिटेल पढ़ने के लिए नहीं जाएगा, बहुत सारे पेजेस है उसमें। तो एक जो मोटा मोटी क्या यूज है हमारी लाइफ में, उसमें हम आज डिस्कस करेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार चेंज हुआ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम 1986 में भी चेंज हुआ था राजीव गांधी के टाइम पे। उसके बाद 1992 में भी थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ था, बट ये जो है मेजर चेंज हुआ। अभी पूरा का पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अगर आप कह सकते हैं रिफॉर्म किया गया है, एंड रिफॉर्म के साथ रिवाइव भी समझ सकते हैं आपकी इसको किया गया है। कि रीजन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था ना वो थियरी बेस्ड ज्यादा था इससे पहले वाला। उसमें ज्यादा आपको बाहर करके जाना होता था और एक ग्रेडिंग सिस्टम ज्यादा थी उसके अंदर में। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट्स कि कैसे कैसे इसके अंदर यूज किया गया। सबसे पहला जो चेंजेस किया गया है वो ये है कि एचआरडी मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है उसको चेंज कर दिया गया। अब उसको आप एजुकेशन मिनिस्ट्री बना दिया गया है। यानी जो पहले जो आते थे हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। यानी जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर होते थे वो अब जो हो जाएंगे वो एजुकेशन मिनिस्टर। सो अभी तक जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर आरपी निशंक सर जो थे वो अब हो जाएंगे एजुकेशन मिनिस्टर। तो इसको तैयार करने के लिए ऐसा नहीं है कि अचानक सडनली आ गया या मोदी गवर्नमेंट ने सडनली बोल दिया कि नहीं भाई इसको चेंज करना। नहीं, 2014 का जो उनका मैनिफेस्टो था, जो घोषणा पत्र था पार्टी का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म करेंगे वो। तो उस समय से इन लोगों का प्लान था। सो 2017 में के कस्तूरी रंगा जो एक्स इसरो चीफ थे, उनको ड्राफ्ट करने के लिए दिया गया कि आप इसकी पॉलिसी बनाइए। और 2019 में इनको निशांत सर को ये हैंड ओवर किया गया कि ये नया बिल तैयार है, पॉलिसी तैयार है, आप इसको देख लीजिए। और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है 29 जुलाई को आपको एक्सेप्ट कर दिया गया, इसको अप्रूव कर दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें चेंजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला चेंजेस आपको मैंने बता दिया कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो उसको चेंज करके अब क्या बना दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब दूसरा चेंजेस जो है, जो सबसे अच्छा मुझे लगा इस चेंजेस में, अक्सर जितनी डेवलपमेंट कंट्री है ना, जो भी डेवलप्ड है पूरी, वो कंट्री ज्यादा से ज्यादा अपना जो जीडीपी का परसेंटेज है वो एजुकेशन पे खर्च करती है। लेकिन हमारा जो इंडिया है वो बहुत कम करता है। पहले तो 1.7 था, अब अप्रोक्सीमेटली 4.3 के पास गया। 4.3% ऑफ द जीडीपी दे आर यूजिंग ऑन द एजुकेशन। लाइक चाइना वगैरह देख लीजिए, वो 6% एंड अबव द 6% दे आर यूजिंग ऑन द एजुकेशन। तो ये चेंजेस लाया गया है कि 6% यूज होगा जीडीपी का एजुकेशन फील्ड में। तो अब बात करते हैं कि इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं कि क्या क्या रिफॉर्म क्या गया। हायर एजुकेशन ले लेते हैं, उसका स्कूल एजुकेशन ले लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हायर एजुकेशन को, यानी आफ्टर द 12th उसके बाद का प्रोसेस क्या है। तो जो पहले हमारा हुआ करता था कि आप अगर किसी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं कोई भी, तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो गया, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट हो गया।
कि आप कभी भी, आप अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर लेता कि इंजीनियरिंग में आप एडमिशन किए और 2 सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में पढ़ने का, मुझे कारपेंट्री में ज्यादा मजा आता है, या फिर गार्डनिंग में ज्यादा मजा आता है, या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूं अपनी लाइफ में, लाइक इन द सेंस कि मुझे कॉमर्स की फील्ड में जाना है, तो आप 1 ईयर के बाद भी ड्रॉप कर सकते हो। तो वैसा नहीं है कि ये 1 ईयर आपने पढ़ा वो वेस्ट हो जाएगा, नहीं, अब होगा कि सर्टिफिकेट मिलेगा। So if you study for 1 year in any graduation stream, so you will get the certificate for the 1 year. आप बता कि 2 years अगर आप पढ़ के निकलते हैं, 2 साल के बाद आपको अगर लगता है तो you will get the diploma certificate. So you will become the diploma holder. 3 years और 4 years जो भी आपका डिग्री का कोर्स अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक बेनिफिशियल चीज हुआ कि कभी कभी होता फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाने के बाद आपको मालूम चलता कि नहीं, हमको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो ये एक अच्छी चीज हुई कि आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट दिया गया, और जो भी चीज आप पढ़ते हो, जितने भी 1 साल पढ़े 2 साल पढ़े, वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका। अगर आप स्ट्रीम चेंज करते हो तो एक क्रेडिट हो जाएगा, जैसे आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो आपको वो बेनिफिट मिलता है, आपको क्रेडिट मिलता है, तो वो क्रेडिट आपको लगेगा कि जो भी आप पढ़े हो वो वेस्ट नहीं जाएगा आपका। अब देखते हैं कि जैसे बीए या बीएससी कोई करना चाह रहा है तो उसका 3 इयर्स का कोर्स होता है, अभी भी नॉर्मल जो हमारा होता है। लेकिन अब क्या क्या इसमें चेंजेस किया गया कि अगर आप जॉब के पर्पज से पढ़ते हो तो ठीक है 3 इयर्स का ही कोर्स रहेगा आपका, लेकिन अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो बीए बीएससी या जो भी इस टाइप का कोर्स है उसको 4 इयर्स का कर दिया गया है कि 4 इयर्स में आपका डिग्री कंप्लीट होगा, 1 मोर ईयर यू हैव टू डू फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 साल लगेगा। यानी अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको 4 इयर्स का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद 4 इयर्स का जो होगा वो पीएचडी होगा। तो एमफिल बी से हटा दिया गया है। सो डायरेक्ट आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो। 5th पॉइंट जो हुआ वो मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब कि आप अगर मान लीजिए कि 12th के बाद या कभी भी आप ग्रेजुएशन में कोई चीज करना चाहते हैं, जैसे फिजिक्स ले लिया आपने और उसे ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, और अदर सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, लाइक म्यूजिक में है या फिर द पेंटिंग में है या दूसरे किसी भी आर्ट या कॉमर्स के किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, आप उसको भी एज ए सब्जेक्ट ले सकते हैं। वो एक ऐसा नहीं है कि मतलब द काउंटेबल सब्जेक्ट नहीं होगा, उसको भी काउंट किया जाएगा एज योर मेन सब्जेक्ट में। तो ये एक अच्छी चीज हुआ है। नेक्स्ट 6th पॉइंट ये कि पहले क्या था कि यूजीसी था, एआईसीटीई था, बहुत सारा रेगुलेटरी अथॉरिटी था जिसकी वजह से कंट्रोल किया जाता था यूनिवर्सिटी सबको कि ये सिलेबस देना, ये करना है, इसको रिफॉर्म करना है। अब एक ही सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगा जो हायर एजुकेशन के लिए, एक्सेप्ट मेडिकल एंड द लॉ एजुकेशन, ये दो को छोड़ दिया गया है, लॉ एंड द मेडिकल फील्ड को। बाकी जितने भी हायर एजुकेशन होंगे उसके लिए एक सिंगल अथॉरिटी बनेगी जो इसको पूरा कंट्रोल करेगी कि सिलेबस क्या देना है, क्या इसके ऊपर में कंट्रोल करना है, कैसे बताना है, कैसे पढ़ाना है, ये सारा चीज कंट्रोल एक सिंगल अथॉरिटी करेगी। नेक्स्ट 7th पॉइंट ये है, एंटायर कंट्री में जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। अब कर क्या दिया गया है कि चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सारे का जो पोर्शन या सिलेबस होगा वो सेम होगा। पहले क्या हो रहा है कि जो बिहार के बच्चे हैं उनको अलग, बिहार यूनिवर्सिटी में अलग सिलेबस चलता था, महाराष्ट्र में अलग, कर्नाटका में अलग सिलेबस चलता था, तो इससे कंफ्यूजन होने का डर रहता था कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते थे बच्चे लोग। अब सारे को एक ही सिलेबस का पैकेज मिलेगा, एक ही मतलब कोर्स मिलेगा, चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो। ये भी एक अच्छी चीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जैसे अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि रिसर्च फाउंडेशन के लिए गवर्नमेंट जो होती है वो फंड देती है, वहां पैसा इश्यू करती है ताकि वो रिसर्च कर सके। तो अभी हमारे यहाँ का मोस्टली साइंस के लिए रिसर्च करने के लिए वो भी हार्डली गवर्नमेंट पे करती है। तो अभी एक इंडियन रिसर्च फाउंडेशन बनेगा जिसकी वजह से सिर्फ साइंस के नहीं, किसी भी स्ट्रीम को, चाहे वो आर्ट्स के हो या कॉमर्स के, जिसमें भी रिसर्च करना चाहते हैं उसको गवर्नमेंट जो है फंड देगी, उसको गवर्नमेंट जो अप्रिशिएट करेगी, उसको ट्राई करेगी कि वो नए नए आइडियाज लेके आए। तो हर फील्ड के लिए, हर स्ट्रीम के लिए रिसर्च फाउंडेशन बनेगा। तो ये हमारा हो गया हायर एजुकेशन के लिए। अब हम आते हैं आपको स्कूलिंग एजुकेशन के लिए कि स्कूल में क्या होगा। तो ये एक आपको चार्ट मिल रहा है कि कैसे यहाँ पे बताया जाएगा। तो आप इसको होपफुली केयरफुली देख लें कि पहले का हमारा सिस्टम कैसे था, अब जो आने वाला है वो कैसा हो। ये जो हमारा एनईपी आया ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये इसका टारगेट जो है 2030 तक का टारगेट है। सो 2030 तक का टारगेट है इसको कंप्लीट करने का। तो ये पॉलिसी है। पहले क्या होता था हमारे पास कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, इसकी तो गिनती नहीं है भाई साहब पढ़ाने में। अब फर्स्ट से लेके हमारे पास 10th तक एक ही सिलेबस होता था कि ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, चाहे जिस भी क्लास में आप हैं। फिर 12th में आके हमको स्ट्रीम आके चेंज करना पड़ता, सिलेक्शन करना पड़ता कि आप कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है या साइंस में जाना है। लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है।
अब क्या कर दिया गया इसके अंदर में कि 5+3+3+4 यानी 5 years का कोर्स होगा, जिसमें सेकंड स्टैंडर्ड तक जाएगा, जिसमें रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाइए बच्चों को, यानी वो 5th क्लास तक के बच्चों को 5+3 जो पॉलिसी है, दो टर्म में, दो करिकुलम में आपको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना है, मदर टंग में आपको पढ़ाना है। कंपलसरी नहीं है, स्टेट पे डिपेंड करता है कि आप इसको अप्लाई करना चाहते हो कि नहीं। फिर 5 हो गया मतलब सेकंड स्टैंडर्ड तक। फिर 3 years का जो आएगा वो 3rd से लेके 5th तक जाएगा। फिर 6 से लेके 8 तक जाएगा, 3 years का एक कोर्स होगा कि इसका एक होगा। एक चीज बहुत अच्छा किया गया कि 6th स्टैंडर्ड से वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट किया गया। वोकेशनल का मतलब हो गया कि आपको एक जो भी इंटरेस्ट है आपको, जिसमें भी इंटरेस्ट है आपको, आप वो वैसा सेलेक्ट कीजिए और उस पे आप इंटरेस्ट के साथ उस पे एक इंटर्नशिप जैसा आपकी प्रैक्टिकल जाके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मन है कारपेंट्री का, तो कारपेंट्री अगर करना है तो आपको स्कूल की तरफ से 6 से लेके सोचिए 8 तक के बच्चों को जो भी इंटरेस्ट है कारपेंट्री करना, तो उसको कारपेंटर के पास ले जाया जाएगा और उसको बताया जाएगा। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी बात की गई है कि आपको ये जो वोकेशनल एजुकेशन है, इसके अंदर में 10 days बैगलेस क्लासेस होगा स्कूल के अंदर में पर ईयर। 10 days बैगलेस मतलब बिना बैग के जाना, आपको जो भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट आप लिए हो, उस पे जाके आपको काम करना है। तो ये हो गया आपको 6 से लेके 8 तक। 9 से लेके 12 तक एक मतलब एक तरह से पढ़ाया जाएगा कि ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और लैंग्वेज आपको पढ़ना है, जो भी आपको स्ट्रीम लेना, उसमें भी 12 तक भी वोकेशनल चला सकते हैं। और अच्छी चीज है कि नेक्स्ट पॉइंट ये अच्छी चीज बताया गया कि वोकेशनल एजुकेशन जो 6 से स्टार्ट होगा, उसमें कोडिंग कंपलसरी कर रहे हैं कि कोडिंग 6 से बच्चों को सिखाना है। Of course, it's another demand of the new thing, the new global requirement. So we have to work on that. Like the coding is compulsory part for the education, and from the childhood, if you start teaching them, वो easy हो जाएगा आगे चलकर उसको पढ़ने में। तो प्रीवियस ग्राफ जो आपको बताया उससे आप समझ में आ गया होगा कैसे नया स्कूलिंग एजुकेशन के लिए हुआ। एक और चीज है नेक्स्ट पॉइंट में कि पहले हमको बोर्ड का बहुत एग्जाम का डर लगता था, मतलब सारे बच्चों को फियर होता था बोर्ड एग्जाम में बहुत बड़ा चीज लगता था, प्रेशर ज्यादा होता था। इसको कम करने के लिए भी स्टार्ट किया है कुछ नया पॉलिसी के लिए कि आप 2 बार एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, 2 बार बोर्ड का एग्जाम हो सकता है। वो स्कूल पे डिपेंड करेगा कि आप 2 बार, एक बार सब्जेक्टिव करा लीजिए, दूसरी बार आप लोग ना डिस्क्रिप्टिव करा लीजिए कि आप बड़े लेंदी आंसर्स का। तो ये मतलब मेनली बात हो गया कि बोर्ड का प्रेशर कम करने के लिए ये सारी चीजें हैं। बहुत और सारी चीजें हैं जैसे आपका न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, उसका कार्ड अलग बनेगा। हाँ, एक चीज और इसमें अंदर क्या है, जो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड बनेगा ना, उसमें सिर्फ अब टीचर का पहले रिमार्क्स आता था या टीचर का ग्रेड आता था कि टीचर उसमें डालना कितना पढ़ते हो क्या करते हो। अब इसमें 3 कॉलम बनेगा, एक टीचर का रिमार्क रहेगा, दूसरा स्टूडेंट खुद अपने आप को इवेल्युएट करेगा कि अपने बारे में रिमार्क देगा कि वो उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। थर्ड, थोड़ा सा फनी भी बोल सकते हैं या द काइंड ऑफ अजीबोगरीब चीज हमको लगा कि फ्रेंड्स जो है वो आपको रिमार्क देंगे। तो तीसरा कॉलम जो है फ्रेंड्स की तरफ से होगा। तो दोस्ती अच्छे लोगों से कर लेना जो काइंड ऑफ तुम्हारे आसपास ही घूमे, अच्छा रिमार्क दे। तो अब ये डिपेंड हो गया, ये एक नया चीज लाया गया है। टीचर्स के लिए भी इसमें एडजस्ट किया गया है कि आप जो पहले टीचर टीईटी और जो भी आपका टीचर ट्रेनिंग का होता था, उसकी जगह पे एक टीचर अथॉरिटी होगी जिसका काम होगा कि 4 years का इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा। यानी आप जो भी कोर्स कर रहे हैं ग्रेजुएशन में, अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें इंक्लूडेड 1 year आपका बीएड का कोर्स हो जाएगा। जैसे बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं तो उसमें 1 year का आपका बीएड का कोर्स, 4 years का आप इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स होगा टीचर के लिए। ड्राफ्ट तो अच्छा बना है, बिल अच्छा पास हुआ है। अब ये ग्राउंड लेवल पे काम कर जाए, अच्छे से वर्क कर जाए, इसका रिजल्ट आ जाए, जो लास्ट माइल तक ये पहुंच जाए कि गरीब बच्चों तक में, गांव में जहाँ पे स्कूल प्रॉपर नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, वहाँ पे ट्रेनिंग आप देखते हैं टीईटी या जो भी बीएड वगैरह भी करके अगर आते हैं तो 60 to 70% ऐसे टीचर होते हैं जिनको पढ़ाने तक नहीं आता है। मतलब ओपनली आप बात कीजिए तो वो चीज को अगर रेगुलेट करे, उसको गवर्नमेंट देखे। 30 to 40% टीचर कम है स्कूल्स में, मोस्ट ऑफ द स्कूल जो गवर्नमेंट का है उसमें 30 to 40% टीचर्स कम है, तो वो अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो ये पेपर पे है, उम्मीद करते हैं होप इट विल वर्क वेरी इन गुड वे, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट लेके आएगा इसका। If you like our videos, please subscribe our channel. If you have any suggestion, put in the comment box. Thanks for watching.